क्या हाल है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर के बारे में, जानेंगे कितना सही है रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशन पर्पज़ से होने वाली है। मैं किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने का इधर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर अपना खुद की रिसर्च ज़रूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हम सब जानते हैं, धीरू भाई अंबानी, द ग्रेट धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट करी थी ये कंपनी। तो अगर इस कंपनी का हम चार्ट देखें तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्राइस है एक शेयर का वो है 1931 एंड 2000। अगर हम 5 साल का देखें इधर, तो 5 साल में देखें तो देखो 2016 में 514 रुपये पे था ये। तो 514 से लेकर 2021 में ये 1931 पे आया है। तो कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आपने लेट से 5,14,000 रुपये 2016 में लगा के छोड़ दिए होते और पेशेंस रखा होता, देखो ये स्टॉक मार्केट काफ़ी पेशेंस का गेम होता है, तो अगर आपने इतना पेशेंस रख लिया होता तो अभी तक आपके पास 19,31,000 रुपये बन गए होते। तो ये एक स्टॉक मार्केट का गेम होता है, बट इसमें पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग अगर मान लो यहाँ पर नीचे जैसे गिर रहा होता है तो वो नीचे क्विट कर देते हैं और बिना स्टॉक को एनालाइज करे वो स्टॉक पे वो स्टॉक से पैसा निकाल लेते हैं। तो चलिए कंपनी के बारे में और बात करते हैं। तो देखो 12,62,419 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो मतलब ये इंडिया की एक्चुअली नंबर 1 की कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है। तो देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे तो हम बात करेंगे ही, बट इससे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में जानते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस के बारे में जाने तो उसकी जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट में इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में लिखा हुआ है कि देखो कंपनी पॉलीमर्स टेक्सटाइल बिज़नेस में है, कंपनी रिटेल बिज़नेस में है, कंपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि जियो वगैरह टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी के पेट्रोल रिफाइनिंग के बिजनेसेस है, जो कि आप जानते हो पेट्रोल रिफाइनिंग काफ़ी पुरानी कंपनी का बिज़नेस हुआ करता था, जो कि आज भी चल रहा है। तो ये सारे कंपनी के बिजनेसेस है और इवन इससे भी बहुत ज़्यादा कंपनी के बिज़नेस फैले हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा कंपनी को एक्वायर भी किया है, बट ये जो है कंपनी के जो मेन बिजनेस है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। कंपनी काफ़ी ज़्यादा डोनेट भी करती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे $5 बिलियन, $50 मिलियन जब भी ज़रूरत होती है देश को हमेशा कंपनी आगे आती है और डोनेट भी करती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो कंपनी के जो बिज़नेस है, अब देखो वैल्यू इन्वेस्टिंग में कंपनी के आपने बिज़नेस जो देखे हैं वहाँ पर हमेशा एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए, क्या आने वाले 15 या 20 सालों में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अगर इंक्रीज़ होगी तो वो एक काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। तो देखो डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो वो इंक्रीज़ ही होने वाला है। इंटरनेट वगैरह, देखो इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर इंटरनेट आना बाकी है। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ इनमें अभी इंटरनेट आना बाकी है। तो जैसे जैसे ये आएगा वहाँ पर इसकी सर्विसेज भी डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा और इससे जियो की सर्विसेज और ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। रिटेल सेक्टर ऑब्वियसली आने वाले समय में इंक्रीज़ होगा। कंपनी का जो ई कॉम है Ajio.com करके, वो भी आने वाले समय में इंक्रीज़ करेगा। और अभी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपनी रिटेल बिज़नेस में, तो वो आने वाले समय में इंक्रीज़ करने वाला है। टेक्सटाइल बिज़नेस का कभी भी डाउन नहीं जाता है। टेक्सटाइल बिज़नेस फैशन आता रहता है, नया फैशन, तो टेक्सटाइल बिज़नेस चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो डाउन हो जाता है। तो ये सारे कंपनी के बिज़नेसेस हैं और आने वाले हम 15-20 सालों में हम कह सकते हैं कि कंपनी के बिज़नेस
इंक्रीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर एक हमें पॉजिटिव साइन दिखाई देता है कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो कंपनी का बिज़नेस हमने जान लिया। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स में आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में आने से पहले भी मैं कहूँगा कि कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी के मैनेजमेंट में देखो कोई सवाल की ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी कंपनी के एमडी है, कंपनी को चला रहे हैं। तो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, तो मतलब इधर चांसेस कम है कि आपको फ्रॉड दिखने को मिलेगा। जाने माने बिजनेसमैन है गुजरात के, ऐसे फ्रॉड में कभी इनका नाम आया नहीं है। तो और कई सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं। तो अगर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं तो हाँ, हम थोड़ा कह सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह सकते हैं, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है ही। तो यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए हम रुक सकते हैं। हालांकि अगर आपको और भी कंपनी का मैनेजमेंट देखना है तो फिर कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह है, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, आप उनके बारे में ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट मैं कहूँगा ओके है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़े, देखो कंपनी नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप से देखें तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी पे आती है। बहुत बड़ी कंपनी है, 12 लाख कम आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.34% है। अब देखो कई लोग होते हैं जो डिविडेंड के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो इससे काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। तो आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको सिर्फ डिविडेंड के ऊपर ही आप शेयर्स को देखते हैं। तो अब अगर बात करें हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, ROCE, ये जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है। कंपनी का ROCE रिलायंस का 10.7% है। 10.7% मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा नहीं है, उतना कम भी नहीं है। कंपनी अगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में है जहाँ पर ROCE कुछ कंपनी का मेन रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल से ही आता है, तो ROCE कम होना कोई मतलब ROCE कम होता ही है। तो इस चीज़ को हम एवरेज कह सकते हैं। ROCE को रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2% है, जो कि एक एवरेज ही मैं इसको कहूँगा रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो ये अब देखिए डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.42% है, जो कि एक कम नंबर नज़र आता है। बट अगर आप इतनी बड़ी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डेब्ट भी देखना चाहिए, जो कि है 255,241 करोड़। तो यहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि कंपनी के पास इतना डेब्ट क्यों है। देखो मोस्टली लोग कहते हैं कि अगर कंपनी के पास डेब्ट है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। मैं ऐसा नहीं कहता। अगर कंपनी डेब्ट ले रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो आपको यहाँ पर देखो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कई नई चीज़ें लेकर आती है, अपने बिजनेस को हमेशा एक्सपेंड करना चाहती है। तो उस केस में मैं कहूँगा कि कंपनी के पास जो डेब्ट है, कंपनी जो डेब्ट ले रही है वो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए ले रही है। पर लेकिन ये डेब्ट कितना कंपनी के लिए सही होगा, बिकॉज इससे इंटरेस्ट भी फिर कंपनी का बढ़ता रहता है, तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रमोटर होल्डिंग 50% है, तो 50 से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग अगर है तो बहुत ही अच्छा सिग्नल है। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग्स होगी और अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग्स धीरे धीरे इंक्रीज़ ही हुई है। 47 से लेकर 2018 में 47 थी और 2020 में 50% हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। अगर प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे विश्वास है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर FII DII, तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, और तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज़ करी है। ये मतलब पब्लिक से शेयर्स गए हैं प्रमोटर्स FII और DII के पास, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के
सेल्स के बारे में, टॉप लाइन के बारे में, तो टॉप लाइन देखिए तो दिसंबर 2020 में 117,000 1,17,860 करोड़ की सेल्स हुई है। दिसंबर 2019 से अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो 1,53,000 की जब सेल हुई थी, तो ये एक डिक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। इसका मेन कारण हमारा ओबियसली कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से भी नंबर्स डाउन हुए हैं। बट लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर हम देखें सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2019 का, तो 1,49,000 और यहाँ पर 1,11,000, तो यहाँ पर भी एक डाउन दिखा है। और सितंबर 2020 में भी हमारा कोविड का प्रभाव तो था। तो मार्च 2020 को हम एनालाइज कर सकते हैं मार्च 2019 से, तो यहाँ पर भी थोड़ी सेल्स तो डिक्रीज़ हुई है दोस्तों। मार्च 2019 और 2020 का देखें तो मार्च 2020 में कोविड थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, तब हम तो थोड़ी बहुत सेल्स तो उधर कम हुई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी केयरफुल होने की बात है। हालांकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ ही हुआ है, 21,000 करोड़ से आपका 22,000 करोड़ की तरफ गया है। तो ये एक ठीक बात है कंपनी के लिए। अब कंपनी के अगर मैं आऊँ कंपनी के बोरिंग्स के बारे में, जो कि एक जहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो ये जो बोरिंग है दोस्तों वो बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अगर मार्च 2020 में और सितंबर 2020 में तो डिक्रीज़ हुआ है, बट ये नंबर मार्च 2020 तक इंक्रीज़ ही हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ ही हो रहा था। तो यहाँ पर थोड़ी केयरफुल होने वाली बात है कि कंपनी इतना सारा डेब्ट इंक्रीज़ किए जा रही है अपने कंधों के ऊपर। तो उसके पीछे देखो एक कारण तो ओबियसली यही है कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, बट और बाकी क्या रीज़न हो सकता है? बाकी क्या रीज़न हो सकता है? क्या कंपनी अपना डेब्ट क्या कंपनी अपना डेब्ट डिक्रीज़ कर पाएगी अपने उन नए स्कीम्स, जो उन्होंने नई स्कीम्स नए बिजनेसेस लॉन्चेस किए हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। अब कंपनी के अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट के बारे में, तो देखो वो भी इंक्रीज़ किया है। तो ओब्वियसली अगर कंपनी का बोरोइंग्स अगर किसी भी कंपनी का इंक्रीज़ होता है तो कंपनी का इंटरेस्ट तो ओब्वियसली इंक्रीज़ होगा ही, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डेब्ट के ऊपर। और अगर तो ये सारी चीज़ें थी। बट एक पॉजिटिव सिग्नल जो मुझे इधर मिला है, जो लास्ट के 12 महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए गए हैं, वो सबसे उसमें देखें तो नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू जितने भी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर्स गए हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि जो कंपनी ने मतलब अपना प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई होना मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाई देता है। अब अगर बात करें रेशियो की, तो ROCE कंपनी का 12%, 11-12, तो देखो तो मतलब 10 या 12 तक ही चल रहा है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा केयरफुल अलर्टनेस यहाँ होने वाली बात है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम देखें तो इतना ही कह सकते हैं, थोड़ा अलर्टनेस और केयरफुल होने की ज़रूरत बोरोइंग्स के अंदर है और कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि ओबियसली इंक्रीज़ करेगा अगर बोरोइंग्स बढ़ रही है तो। एंड थोड़ा ROCE और ROE में भी थोड़ी अलर्टनेस दिखनी चाहिए। बाकी अगर पॉजिटिव सिग्नल बात करें तो देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा यहाँ पर नेट प्रॉफिट वन ऑफ द हाईएस्ट है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में देखे तो लगभग 30% का CAGR जो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, वो 30% का दिया है हर साल, जो कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात है।
और अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज़ होना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कंपनी के बारे में देखी जा सकती है। अब अगर हम इसके टेक्निकल के बारे में बात करें, तो देखो टेक्निकल के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कंपनी के 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया था। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज में क्या होता है कि कंपनी कितनी भी ऊपर चली जाए नीचे चली जाए 200 डेज़ को हमेशा टच करती है, हमेशा कभी ना कभी तो टच करती ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ भी टच किया था, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर गई थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो मतलब टच करके फिर ऊपर चली जाती है। यहाँ पर एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी नीचे आती है, टच करती है और फिर ऊपर चली जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज 200 दिनों का मूविंग एवरेज है जो मैंने यहाँ पर बनाया था। अब कई लोगों को ऐसे टेक्निकल चार्ट अगर बता नहीं है आपको कैसे खोलते हैं, तो जस्ट investing.com पे जाइए, कंपनी के बारे में सर्च कीजिए और आपको ये मिल जाएगा। और अब देखो मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाओ, लेट्स से मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज हटा दिया, तो आप क्या करोगे, इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे जाओगे और यहाँ पर लिखोगे मूविंग एवरेज। यहाँ पर लिखोगे मूविंग एवरेज, तो एक मूविंग एवरेज आपके पास आ जाएगा। अब ये मूविंग एवरेज जो डिफ़ॉल्ट है वो 9 दिन का लगा हुआ है, हमें 200 दिन का चाहिए, तो 200 दिन का आ जाएगा। ये यहाँ पर दिन के ऊपर लिखा हुआ है तो इसलिए डेज़ का चार्ट है। 200 दिन का मूविंग एवरेज आ गया। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो हमेशा ये पैटर्न बना है कि पहले नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वहाँ पर थोड़ा ये नीचे गया है, तो इसका मतलब जो कि प्रेडिक्शन हमारी कहती है कि ऊपर ज़रूर जाएगा यहाँ से। तो तो ये देखो ये खुद बता रहे हैं यहाँ पर बियरिश, तो ये थोड़ा बियरिश है। यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा मिल सकता है कंपनी, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस की खूबी होती है, वो हमें बता देता है कि कब ये बढ़ेगा कब घटेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चार्ट ऊपर जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको, अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल्स एंड कंपनी के बिज़नेस के बारे में देखा, और मैनेजमेंट एनालिसिस हमने उतना ज़्यादा नहीं किया बिकॉज मुकेश अंबानी भाई की कंपनी है। बाकी अगर आप करना चाहे तो ज़रूर कीजिएगा, मैं तो रिकमेंड करूँगा। और अगर कुछ भी सवाल हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे काम की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।